नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके प्यार की वजह से, आप सबके विश्वास की वजह से हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर से कनेक्ट हो चुका है। 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर आज हमारे चैनल से कनेक्ट हो चुके हैं और ये सब आप सबके विश्वास की वजह से ही संभव हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका हमारे चैनल पे यूं ही विश्वास बना रहेगा और हम भी आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी अच्छी योजनाएं सरकार के द्वारा जारी की जाएगी, बैंकों के द्वारा जो भी लोन के अच्छे फंडिंग के स्कीम्स इशू किए जाएंगे, उन सब से हम आपको अवगत कराते रहेंगे और हम अलग अलग हमारी वीडियो की जो सीरीज होगी वो रिलीज़ करते रहेंगे ताकि आप भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का और बैंकों की विभिन्न स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। और अगर आप बिजनेस नया करना चाहते हैं तो अपनी कोई भी नई यूनिट आप इस्टेब्लिश कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि आप किस तरीके से अपनी स्वयं की एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग का शब्द जब हमारे दिमाग में आता है तब हम सोचते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कितना विस्तृत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में वो सारी इंडस्ट्रीज शामिल है जिसमें हम रॉ मटेरियल के रूप में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो भी हैं उनको यूज़ करते हैं और उसके बाद में ह्यूमन के लिए ह्यूमन इडिबल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, चाहे वो नूडल्स हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फ्लोर मिल्स हैं, स्पाइस प्रोसेसिंग है और भी जो फ़िश प्रोसेसिंग है। ये इस तरीके की जो भी खाने पीने की जो भी चीज़ें बनती है ये सारी की सारी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई होती है और सरकार इनके लिए जो भी स्कीम्स लाती है वो सभी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए जो स्कीम लाई जाएगी उनका बेनिफिट जो होगा इन सभी सेक्टर्स को ज़रूर मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके माइंड में ये है कि मैं अपनी खुद की एक आटा मिल चालू करना चाहता हूँ या खुद की एक मसाले की फैक्ट्री स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या कोई डेयरी सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाह रहा हूँ, इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी आपके दिमाग में आ रही है तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उस एक्टिविटी को किस मोड में करना चाहेंगे। आप अपना खुद का इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में आप काम करना पसंद करोगे या आप कोई पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे या फिर सोसाइटी आप बनाओगे। फार्मर्स के लिए हम कहना चाहेंगे कि एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है एफपीओ जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी आप बना सकते हो। स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी काम को किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको एक बार सोचना है कि किस मॉडल के अंतर्गत आप अपनी यूनिट को इस्टेब्लिश करना चाहते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि उसके बाद में अगर आप कंपनी वगैरह बनाना चाह रहे हैं, एलएलपी बनाना चाह रहे हैं, फर्म बनाना चाह रहे हैं, तो उसका आपको कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में, कंसर्न मिनिस्ट्री में आपको एप्लीकेशंस लगा करके अप्रूवल लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर कंपनी बनानी है तो एमसीए के जरिए आपको जो है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाना होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने फॉर्म का गठन करना होता है। दूसरी बात, आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डीपीआर बनानी होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं एक आटा की चक्की लगाना चाहता हूँ, आटा मिल लगाना चाहता हूँ या फिर कोई मसाले की बड़ी यूनिट लगाना चाहता हूँ, तो आपको जो है अपने लेवल पे एक बार इसकी इंडस्ट्री की पूरी जांच पड़ताल करनी होती है। किस कैपेसिटी पे आप काम करना चाहोगे, कहाँ से आप माल रॉ मटेरियल परचेज करोगे, आपके आसपास में क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसकी सेल आप कहाँ पे करोगे, अगर स्किल्ड लेबर चाहिए होगा तो लेबर की प्रॉब्लम तो नहीं है आपके एरिया में। इस तरीके की जो बेसिक इंक्वायरी है वो आपको करनी होती है। मशीनें अगर आप लेकर के आओगे तो उनके कोटेशंस आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे कि किस मशीन, किस कैपेसिटी की मशीन जो है वो कितने रुपए में आ रही है। ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करके किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो भी आपका कंसल्टेंट है जिसके ऊपर आप कनेक्टेड हैं, जिसके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हो, उसको आप ये सब चीज़ें जो है आपकी जो भी जो वर्किंग है आप उनको बताएंगे ताकि वो आपके प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सके, जिसको हम डीपीआर भी कहते हैं। इस डीपीआर में कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल आती है कि किस कैपेसिटी पे आप काम करोगे। फॉर एग्जांपल डेयरी सेक्टर की बात करें तो आपका जो पास्चुराइजेशन प्लांट होगा वो 1 लाख लीटर का होगा, 50,000 लीटर का होगा, 20,000 लीटर का होगा। जिस तरीके से भी आप सोचें, फिर हम ये सोचते हैं कि जो मशीन आएगी कहाँ से आएगी, प्राइस कितना रहेगा उसका,
अलग अलग अगर बड़ी कैपेसिटी पे है तो क्या हम माल को खपा पाएंगे, क्या इतना रॉ मटेरियल हम प्रोक्यूर कर पाएंगे, या जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसकी सेल हम कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें सोच करके एक डीपीआर बनानी होती है। फंडिंग हमें कहाँ से लेनी है, किस परसेंटेज के ऊपर जो है हमें फंड मिलेगा, उसका रीपेमेंट कैसे होगा, लेबर कैसे आएगी, लेबर को पेमेंट कैसे करेंगे। तो ये जो भी डिटेल्स होती हैं मोटा मोटी बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, ये हमें डीपीआर के ज़रिए बनानी पड़ेगी, ताकि हम हमारे जो डीपीआर होगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हो या डिपार्टमेंट हो, या फिर बैंकर्स हो, उनके सामने हम अगर अपनी डीपीआर रखें तो वो भी हमें, अगर डीपीआर अगर वायबल रहेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी, तो उनको भी लगेगा कि हाँ प्रोजेक्ट वायबल है और इसमें हम अप्रूव दे करके हमारे जो भी इंसेंटिव्स है, बेनिफिट्स है, सब्सिडीज़ वगैरह है वो दे सकते हैं। या ये जो भी प्रोजेक्ट है, जो सब्सिडीज़ की या फिर जो इंसेंटिव्स की जो भी कंडीशंस हैं, उसको अगर हमारा प्रोजेक्ट फुलफिल कर रहा है तो उसकी अप्रूवल हमें दी जाती है। डीपीआर बनाने के बाद में हमें, अगर अपने पास में खुद का लैंड है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको कन्वर्ट करवाना है। कन्वर्जन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसीज़ है। जैसे अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है उसमें ये एक बेनिफिट दिया जाता है इंडस्ट्री के लिए कि अगर आप अपना खुद का कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशंस फाइल कीजिए कन्वर्जन चार्जेस से, जो रिलैक्सेशन है, एग्जेम्पशन है उसके लिए। और अगर आपका प्रोजेक्ट वाइबल होगा, अगर कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तो उसमें जो डीआईसी ऑफिस होगा उसके द्वारा आपको ईसी इशू किया जाएगा, जिसके बेसिस पे 100% एग्जेम्पशन आपको दी जाएगी। किसी भी तरह के कन्वर्जन चार्जेस आपके नहीं लगेंगे और आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड होगी वो इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास में खुद का कोई लैंड नहीं है, हमें लैंड को परचेज करना है, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी से भी माफ़ी दी जाती है, 100% माफ़ी दी जाती है। हम कोई लैंड परचेज करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर देनी होती है, तो उसके ऊपर हमें रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तीसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना कोई भी काम अगर फूड पार्क में करना चाहते हो तो फूड पार्क में एक ये फैसिलिटी होती है कि आप अगर चाहो तो वहाँ पे प्लॉट परचेज भी कर सकते हो, आप अगर चाहो तो रेंट पर भी ले सकते हो, लीज पर ले सकते हो। और कुछ फैसिलिटी कुछ फूड पार्क के द्वारा ये दी जाती है कि वहाँ पे शेड वगैरह बने हुए होते हैं, आपको जस्ट वहाँ अपने मशीनरी इस्टेब्लिश करवा के और मशीन को स्टार्ट करना होता है। बाकी कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है, ये सब जो फैसिलिटी वहाँ पे दी जाती है। उसी एरिया में जो है फूड पार्क में कोल्ड स्टोरेज है, लेबोरेटरी की भी व्यवस्था है, ये सब वहाँ पे दी जाती है। एक और प्लस पॉइंट वहाँ पे ये होता है कि लेबर का वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आसपास में जो यूनिट्स होती हैं वो सेम सेक्टर की होती है, तो लेबर वहाँ पे अक्सर रहती है, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी आपके टच में आ जाते हैं, तो लेबर का भी इशू इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर के हमें ये भी देखना होता है कि हम इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करेंगे। उसके बाद में हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा जो फंड होगा वो फंड की व्यवस्था कैसे आएगी। हमने सोच लिया कि हमारी कंसेप्ट क्या है, हमने सोच लिया कि किस तरीके से हम काम करना पसंद करेंगे, हमने डीपीआर भी प्रिपेयर कर ली, हमने हमारी लैंड का कन्वर्जन भी करवा लिया। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सा हमें बैंक से लेना है, सिडबी से लेना है, किस तरीके से हमें अपने फंड की रिक्वायरमेंट करनी है, या फिर जो प्राइवेट फाइनेंस है उससे हमें लेना है, खुद हम कितनी कैपिटल लगाएंगे। तो ये फाइनेंस मॉडलिंग जो है वो हमें यहाँ पर करनी पड़ती है। आपका जो भी कंसल्टेंट होगा, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो अपनी फाइनेंस मॉडलिंग के नॉलेज के बेसिस पे आपकी फंडिंग करवाने का प्रयास करेगा, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपकी डीपीआर के हिसाब से। इसमें अगर जब हम फंडिंग के लिए जाते हैं तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग इसमें जो है रूल्स होते हैं, अलग अलग उनकी पॉलिसीज़ होती हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। तो इसमें कुछ जो फंडिंग होती है उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ केसेस में सीजीटीएमएससी के थ्रू भी काम हो जाता है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गारंटी ट्रस्ट बना हुआ है उसके द्वारा जो है एक गारंटी फीस ली जाती है और विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी हमें फंडिंग की जाती है एक सीमा तक, अगर प्रोजेक्ट हमारा वायबल है तो। इस तरीके से जब फंडिंग का हमें सैंक्शन लेटर मिलता है तो उसके बाद में जो हमारी डीपीआर है और हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं या जो लोन का जो सैंक्शन लेटर है वो लेकर के हमें जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अप्रोच करनी होती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारा जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर पर्टिकुलरली बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो वहाँ की जो एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी है उसमें यह है कि अगर आप फार्मर हैं और अपना खुद का कोई सेटअप आप डाल रहे हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट का,
तो उसमें जितना प्लांट एंड मशीनरी आपने इन्वेस्ट किया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, उसमें 50% की आपको सब्सिडी दी जाती है और मैक्सिमम सब्सिडी 1 करोड़ तक की इसमें दी जाती है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। दूसरी बात करें, जो फंडिंग आपने करवाई है उसके ऊपर अगर आप फार्मर हैं तो उसमें 6% की आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। अगर आप फार्मर नहीं हैं तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी होगी वो 50% की जगह 25% हो जाएगी, यानी कि जितनी आप प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करोगे उसमें सब्जेक्ट मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 1 करोड़ है और 25% के हिसाब से आपको उसमें जो है सब्सिडी दी जाती है। जैसे सपोज कीजिए आपने 50 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट किए हैं, 50 लाख की प्लांट एंड मशीनरी आप लेकर के आए हैं अपनी यूनिट के लिए, तो उसमें 12.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी दी जाएगी अगर आप नॉन फार्मर हैं तो। और अगर आप फार्मर हैं तो आपको 50 लाख का 50% यानी 25 लाख रुपए की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। प्लस और भी अगर आप रिप्स के थ्रू अपना प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, रिप्स में अगर आप अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाते हैं, वहाँ फाइल लगाते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग पॉलिसी में अगर आप जाते हैं वहाँ पे फाइल लगाते हैं, तो उसमें तमाम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है उसमें आपको माफ़ी मिल जाती है, जो स्टेट जीएसटी होता है उसमें जो कैश लेजर से आप पेमेंट करते हैं उसका 75% आपको वापस रिम्बर्स किया जाता है। उसके अलावा मंडी टैक्स जो होता है वो आपके नहीं लगता है, उससे कंप्लीट एग्जम्पशन मिल जाती है 7 ईयर्स के लिए। इसके अलावा जो भी कोई लैंड टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, उसमें 7 ईयर्स तक छूट मिलती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है हमारा, उसमें 1 रुपीज़ पर यूनिट का हमें छूट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये तमाम ऐसे बेनिफिट्स है जिसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं और हमें अपनी जो फाइल होती है, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट पे या कंसर्न मिनिस्ट्री में लगानी होती है। और अगर हमारा प्रोजेक्ट उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हमें सब्सिडी भी निश्चित रूप से सरकार के द्वारा और सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं कि सर जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उस केस में जब मशीन वगैरह लाने के पहले हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन है, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, एफएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो नेसेसरी जो लेजिस्लेचर्स हैं उन सबको हमें कंप्लीट करके और उसके बाद में अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है। और उसके बाद में जब हमारा माल आता है तो उसके बाद में उसको मार्केटिंग हम कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। तो ये कंप्लीट एक तरीके से पिक्चर होती है कि शुरुआत जब हमारे माइंड में कोई कंसेप्ट आती है वहाँ से लेकर के हम कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने तक के क्या स्टेप्स रहते हैं, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। अगर फिर भी कोई भी तरह की डाउट, कोई भी तरह की अगर कोई आपके शंका या कोई क्वेश्चन हो तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा दायित्व है कि हम भी इस आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसको साकार करने में कदम से कदम आपके साथ में मिला करके आपके साथ में खड़े हों और कोई भी आपकी शंका हो तो उसका हम आपको समाधान कर सकें। दोस्तों, अगर आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से हैं, आप अपनी क्वेरीज हमें दे सकते हैं। आपके पर्टिकुलर जो भी स्टेट की जो पॉलिसी होगी उसको रीड करके हमारी टीम के द्वारा आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, वो क्या क्या बेनिफिट्स आप स्टेट गवर्नमेंट के ले सकते हैं, वो भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको बताएं। और अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो हम आपको निश्चित रूप से सेवाएं दे ही रहे हैं और कोई भी डाउट हो तो आप हमें निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। और फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स से हम कनेक्ट हो चुके हैं, हमारा चैनल कनेक्ट हो चुका है और ये सब आपके प्यार और आपके विश्वास की वजह से ही संभव हुआ है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।